Hi everyone, welcome to Debug. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में टोकन्स, कैरेक्टर सेट, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, एलिमेंट्स इन सी पार्ट 2। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं और हम लोग सी में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले आते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट सिंपली बात करें तो कॉन्स्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो कि पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट कोई भी नंबर, कोई भी सिंगल कैरेक्टर या कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग हो सकती है जिसे हम लोग कांस्टेंट कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 50 एक इंटीजर कांस्टेंट है, डिबग इज गुड, बैकस्लैश n ये भी एक इंटीजर कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट को अगर देखा जाए तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक प्राइमरी कांस्टेंट, एक सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट कौन कौन होते हैं? इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। फिर आते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट जैसे एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम। फिर अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरली इस यूनिट में हम लोग बात करेंगे कि प्राइमरी कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं कि प्राइमरी कांस्टेंट्स कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के अंदर ही आते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स एंड रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट्स का मतलब डेसिमल फ्रॉम 0 to 9, octal numbers from 0 to 7 and hexadecimal from 0 to 9 and A to F। ये सब इंटीजर कांस्टेंट के अंदर आते हैं। फिर रियल कांस्टेंट में आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट 8.9, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर न्यूमेरिक कांस्टेंट्स में आते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट कौन से होते हैं? सिंगल कैरेक्टर्स दैट आर इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोड। सिंगल कोड के अंदर जितने भी सिंगल कैरेक्टर जो हम लोग स्टोर कराते हैं वो कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोट में होते हैं सब। इन सब की एक स्पेसिफाइड स्काई वैल्यू होती है। जैसे कैपिटल ए स्टार्ट होता है 65 से और स्मॉल ए स्टार्ट होता है 97 पे। फिर आते हैं हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो कि डबल कोट्स में इनक्लोज हो। यहाँ पे सिंगल कोट था, यहाँ डबल कोट है। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी 9 था और इसमें भी 9 था। यहाँ पे ये 9 सिंगल कोट में और यहीं पे ये 9 डबल कोट में। तो मतलब सिंगल कोट और डबल कोट से वो स्ट्रिंग और कैरेक्टर में डिवीजन हो सकता है। फिर आते हैं सिंबलिक कांस्टेंट। सिंबलिक कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो कि एक नेम होते हैं जो कि पूरे प्रोग्राम में कहीं भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। जैसे एक हम लोगों को ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ट्रायंगल के एरिया में पाई की जरूरत पड़ती है। तो पाई अब हर जगह पूरे प्रोग्राम में स्पेसिफाई करने से बढ़िया एक कांस्टेंट ऊपर डिफाइन कर दो पाई का। जैसे पाई की 3.14 हमेशा 3.14 थोड़े लिखेंगे, इससे बढ़िया पाई ऊपर कहीं पे असाइन कर दो पाई में कोई वैल्यू। तो वो जहाँ भी पूरे प्रोग्राम में अगली बार यूज़ होगा पाई तो वो अपने आप वो 3.14 वहाँ से ले लेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैशटैग डिफाइन मैक्रो। ये हैशटैग डिफाइन मैक्रो क्या काम करता है? हैशटैग डिफाइन मैक्रो कोई भी सिंबलिक कांस्टेंट को डिफाइन करता है। ये कैसे काम करता है? पहले इसमें नेम आता है, क्या उसका नाम होगा, उसका आइडेंटिफायर, फिर उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या किया, एक मैक्स वेरिएबल में 23 डिफाइन कर दिया। तो पहले हैश डिफाइन लिखा, फिर आइडेंटिफायर का नाम, फिर उसकी क्या वैल्यू होगी जो कि पूरे प्रोग्राम में रिप्लेस हो। अब पूरे प्रोग्राम में मैक्स जहाँ भी आएगा वो अपने आप 23 से रिप्लेस हो जाएगा। अब जैसे अभी पाई की बात कर रहे थे तो पाई हम लोगों ने कैसे किया, अब पूरे प्रोग्राम में कहीं भी जब PI लिखा होगा तो वो अपने आप 3.1415 से रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। फिर कांस्टेंट के बाद आते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स नाम ही स्पेसिफाई करता है जो कि वेरी हो सके, ऐसे एंटिटी प्रोग्राम में जो कि अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब बात करें कि वेरिएबल होता क्या है कि ऐसा नाम जो कि एक मेमोरी लोकेशन को दिया जाए। नेम्स गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल। बात करें जैसे एक ग्लास होता है उसमें पानी डालते हैं तो जो खाली ग्लास है वो वेरिएबल है। अब उसमें हम लोग कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वो हम लोगों की मर्जी है कि हम लोग उसमें पानी डालते हैं कि कोल्ड ड्रिंक डालते हैं या शरबत डालते हैं। वो हम लोग पर डिपेंड करता है कि हम लोग उसमें क्या डाल रहे हैं। और इसको वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं सी में ये देखते हैं कि डिक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा टाइप का पार्ट, एक होता है आइडेंटिफायर का पार्ट। डेटा टाइप का मतलब कि वो इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, फ्लोट का है, स्ट्रिंग का है, किस टाइप का वो वेरिएबल है। और फिर आते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की क्या नाम होगा उसका।
तो डेटा टाइप यहाँ पे क्या काम कर रहा है, डेटा टाइप बताता है कि वो उसकी रेंज क्या होगी, उस जो आइडेंटिफायर है वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैरेक्टर की रेंज थी -127 से +127 तक। तो अगर एक कैरेक्टर हम लोगों ने ए लिया है तो वो कहाँ तक की वैल्यू स्टोर करेगा, -127 से प्लस। ये डेटा टाइप बताता है कि उस वेरिएबल की रेंज क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे डिक्लेयर कैसे करेंगे, उसका सिंटेक्स होता है, पहले आता है डेटा टाइप की वो क्या डेटा टाइप होगा, फिर उसकी क्या आइडेंटिफायर, यहाँ पे वैलिड आइडेंटिफायर ही हम लोग लिखते हैं कि वो ABC है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया ABC, ये फ्लोट टाइप का लिया L, ये कैरेक्टर टाइप का लिया CH। फिर आते हैं कि अब ले तो ली हम लोगों ने वैल्यू, अब इसको इनिशियलाइज कैसे करी जाए कि A में क्या वैल्यू होगी, L में क्या वैल्यू होगी और CH में क्या वैल्यू। अगर वैल्यू हम लोग किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हम लोग इनिशियलाइज नहीं करें तो इनिशियली हर वेरिएबल की C में गार्बेज वैल्यू होती है। वो इनिशियलाइज गार्बेज वैल्यू का मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू वो उसे असाइन कर देता है। अगर कोई वैल्यू हम लोग किसी भी वेरिएबल को नहीं असाइन करते हैं तो कैरेक्टर में वैल्यू कैसे असाइन होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, या फिर हम लोग उसमें यूज़र से इनपुट करा सकते हैं। दो तरीक़ों से काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो तरीक़ों से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर से भी काम कर सकते हैं। या तो जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तभी उसमें वैल्यू डाल दो, या फिर पहले वेरिएबल डिक्लेयर करो फिर उसमें वैल्यू डालो। जैसे कंपाइलर में देखते हैं काम कैसे होता है। जैसे अब हम लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करना, पहले इंटीजर टाइप का जैसे लिखा हम लोगों ने इंट, ये डेटा टाइप हो गया। फिर आइडेंटिफायर, इसका नाम क्या होगा, जैसे अभी हम लोगों ने इंटीजर टाइप का लिया तो इसको नम कर लेते हैं। फिर अब कैरेक्टर टाइप का कैसे असाइन करेंगे, CHAR कैर लिखा, फिर इसका नाम क्या हो सकता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ अभी के लिए अल्फा कर लिया। फिर फ्लोट टाइप का कैसे असाइन करेंगे, फ्लोट टाइप के लिए FLOT फ्लोट लिखा। फिर नाम क्या रखते हैं इसका, फ्लोटिंग पॉइंट का क्या नाम रख सकते हैं, रियल। अब इनका नाम तो हम लोगों ने वेरिएबल, ये 3 लाइनें क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी। अब इसका इनिशियलाइजेशन, अब इनिशियलाइजेशन दो तरीक़ों से होता है, या तो नम की वैल्यू यहीं पे असाइन कर दीजिए इसमें, जैसे ये हो गया, और फ्लोटिंग पॉइंट की क्या वैल्यू हो सकती है, ये सिंगल कोट में नहीं होगा। या तो वैल्यू इसमें यहीं पे असाइन कर दो, या फिर इसके जस्ट बाद जैसे नम में हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दें, अल्फ़ा में यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दें। अल्फ़ा एक कैरेक्टर है तो वो सिंगल कैरेक्टर ही लेगा, और रियल में क्या करें, रियल में भी यहाँ पे वैल्यू डाल दें। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। या तो जब डिक्लेयर कर रहे हैं तभी वैल्यू असाइन करते हैं, या फिर जब डिक्लेयर करने के बाद पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हम लोग उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड फंक्शन। किसी, जैसे अभी जो वेरिएबल्स पढ़े, उन्हीं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे x + y लिखा हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन जैसे x एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, और प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है। x + y एक एक्सप्रेशन हुआ। फिर div = a / d, ये भी एक एक्सप्रेशन है। यहाँ div एक वेरिएबल है, a एक वेरिएबल है, d एक वेरिएबल है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये डिवीजन ऑपरेटर है। m = n, ये इक्वालिटी चेक कर रहा है। min <= max, ये भी इक्वालिटी चेक कर रहा है। तो ये सब एक्सप्रेशंस के एग्जांपल हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि C में हम लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो C इनपुट के लिए यूज़र को प्रोवाइड करती है scanf फंक्शन। scanf फंक्शन क्या काम करता है, scanf फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने में काम करता है। जैसे कैसे यूज़र से इनपुट लेगा, अब यूज़र से इनपुट लेने की जरूरत, जैसे इस प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नम में एक 10 वैल्यू डाल दी, अल्फ़ा में एक a वैल्यू डाल दी। अब हम लोग इसको पूरे प्रोग्राम में, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब हम लोग ये नहीं चेंज कर सकते, ये हो जाती है स्टैटिक प्रोग्रामिंग। तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए अब हम लोगों को यूज़र से इनपुट करना। जैसे अब हमने वेरिएबल ले लिया, अब नहीं पता है कि उसकी, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, अब हम लोग नहीं पता है कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकती है, कि हमारे यूज़र अलग अलग वैल्यू दे सकता है। उसके लिए हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं scanf फंक्शन। तो scanf फंक्शन कैसे काम करता है, scanf फंक्शन के 2 आर्गुमेंट होते हैं। पहला लेता है कंट्रोल स्ट्रिंग, फिर उसका एड्रेस लेता है। एड्रेस का मतलब, अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नाम है ना, तो अब हम लोगों को वैल्यू कहाँ पे स्टोर करना है, उस मेमोरी लोकेशन पे। तो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब आता है कि कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है,
तो कंट्रोल स्ट्रिंग होते हैं कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन का मतलब जैसे अगर सिंगल कैरेक्टर हम लोगों को इनपुट लेना तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं %c। %c डिनोट करता है सिंगल कैरेक्टर को। %d या %i हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डेसिमल इंटीजर के लिए, %un साइन इंटीजर के लिए, ऑक्टल के लिए, x हेक्साडेसिमल के लिए, %f हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, s स्ट्रिंग के लिए और %p पॉइंटर्स के लिए। अब देखते हैं कि स्कैनफ काम कैसे करता है। जैसे अब हम लोगों को यहाँ पे नम की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पहले से असाइन कर दी थी। अब हम लोगों को नम की वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है। यूजर से कैसे इनपुट कराएंगे, लिखेंगे स्कैनफ, फिर नम है, नम किस टाइप का था, नम है इंटीजर टाइप का। इंटीजर के लिए हम लोग क्या कंट्रोल स्ट्रिंग इस्तेमाल कर सकते हैं %d। फिर अब हम लोगों को नम का एड्रेस चाहिए, नम वेरिएबल नहीं चाहिए, नम का एड्रेस। तो एड्रेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एम% साइन। एम% साइन उसके एड्रेस को रेफर करता है। तो यहाँ पे ये जो M% है, अगर जब भी हम लोगों को किसी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तो उसके लिए हम लोग M% साइन इस्तेमाल करते हैं। अब कैरेक्टर टाइप का इनपुट लेना। कैरेक्टर टाइप का इनपुट कैसे होगा, स्कैनफ। इस कैरेक्टर के लिए क्या कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन था, %c। अब और क्या वैल्यू लेगा, M% अल्फा। अब अगली वैल्यू क्या चाहिए, अब हम लोगों को फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट कैसे इनपुट लगाएंगे, स्कैनफ %। फ्लोट के लिए क्या यूज होता है, %f। फिर M% क्या वेरिएबल का नाम था, रियल। तो ऐसे हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब एक यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक एरर है। क्या एरर है कि जो कैरेक्टर है ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेता है। तो सिंगल कैरेक्टर के लिए अगर हम लोग जैसे पहले %d डालेंगे तो %d के बाद हम लोग एंटर करेंगे तो ये जो स्कैनफ फंक्शन है ये अपने आप उस इंटर को ही वो सिंगल कैरेक्टर ले लेगा और फिर फ्लोटिंग पॉइंट लेगा। जो %c है ये उस एंटर को ही सिंगल कैरेक्टर इनपुट ले लेगा और अल्फा में वही स्टोर करा देगा। तो इस एरर से बचने के लिए हम लोग यहाँ इससे पहले स्पेस दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोग्राम को रन करा के देखें तो कैसे चलेगा। जैसे सबसे पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ने इंटीजर लिया तो इंटीजर दिया, एंटर किया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देना, फिर कैरेक्टर देना। कैरेक्टर दिया, अब एंटर हो गया। ये क्यों हुआ, जैसे हम लोगों ने पहले इंटीजर दिया था, इंटीजर के बाद हम लोगों ने एंटर किया तो जो एंटर किया वो अपने आप ही इस कैरेक्टर में चला गया, इस अल्फा में वो एंटर चली गई। तो अगला जो इनपुट होना था वो रियल नंबर होना था। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने चलाया तो सबसे पहले 9 दिया नम के लिए, फिर एंटर किया। ये जो एंटर हम लोगों ने किया ये अल्फा में चला गया। फिर अगला कैरेक्टर क्या था, फ्लोट, तो हम लोगों ने 8.7 डाल दिया और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोगों को तो 3 इनपुट चाहिए थे, मगर ये कितने इनपुट ले रहा, ये 2 ही इनपुट ले रहा। तो 3 इनपुट के लिए अब स्कैनफ वाइड स्पेस इग्नोर करता है, तो हम लोग यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। तो हर बार जब हम लोग एंटर करेंगे तो उसके बाद ये वाइड स्पेस लेगा। तो इससे क्या होगा, हम लोगों का वो इनपुट ले लेगा यूजर से। जैसे चलाते हैं प्रोग्राम को, अब हम लोगों को 3 इनपुट चाहिए, पिछला प्रोग्राम 2 ही इनपुट ले रहा था। अब चलाते हैं, सबसे पहले क्या होगा, %d इंटीजर चाहिए तो हम लोगों ने 9 डाल दिया, नम में 9 चला गया। फिर क्या चाहिए, अब कैरेक्टर चाहिए। अब हम लोग कैरेक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं, कैरेक्टर लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए। अब हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट डाल देते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट जैसे 4.5। अब हम लोगों को यहाँ से यूज़र से 3 इनपुट मिल रहे हैं। तो अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि यूज़र से इनपुट कैसे लें, यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाता है। अब यूज़र से अब हम लोगों को कुछ प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कैसे हो, उसके लिए सी हम लोगों को प्रोवाइड करता है प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन क्या काम करता है कि अब यूज़र से वैल्यू हम लोगों ने इनपुट ले ली है, अब उसको प्रिंट करानी है। तो प्रिंट कराने के लिए कंसोल पे दिखानी है, तो उसके लिए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन कैसे काम करता है, प्रिंटफ फंक्शन भी सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रिंग लेता है, फिर यहाँ पे एड्रेस नहीं, यहाँ पे वो लेता है वेरिएबल। यहाँ पे वो उस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू स्टोर है उसे उठा के लाता है, यहाँ पे एड्रेस नहीं लेता। जैसे ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे 3 वैल्यू तो ले ली थी यूजर से, नम, अल्फा और रियल। अब इनको कंसोल पे प्रिंट कैसे कराते हैं, तो कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए हम लोगों ने लिखा प्रिंटफ डबल कोट्स और क्या वैल्यू प्रिंट करानी, पहले नम फिर अल्फा फिर रियल। तो इसके लिए हम लोग 2 काम कर सकते हैं, या तो अलग अलग प्रिंटफ लिखें, 3 प्रिंटफ 3 अलग अलग लाइन में सेम काम कर रहे हो,
3 प्रिंटफ लिखे हैं, पहले नम नम प्रिंट कर रहा हूँ, अल्फा प्रिंट कर रहा हूँ, फिर या तो हम लोग क्या कर सकते हैं एक ही लाइन में तीनों प्रिंट करा दें, मगर डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करें। जैसे %d क्या काम करेगा, नम को प्रिंट कर। प्रिंट एफ में ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक खाली स्पेस है जहाँ पे इस कॉमा के बाद जो वैल्यू है वो अपने आप स्टोर हो जाएगी आके। जैसे देखते हैं %d फिर स्लैश बैक स्लैशन लगा, ये बैक स्लैशन क्या करेगा, %d के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करके जो नेक्स्ट प्रिंट होगा वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर हम लोगों को क्या प्रिंट कराना है, बैक स्लैशन, फिर कैरेक्टर वैल्यू लेनी है तो %c, फिर क्या करना है बैक स्लैशन, फिर फ्लोटिंग पॉइंट प्रिंट कराना है तो %f। अब सबसे पहले क्या था, सबसे पहले %d था तो यहाँ पे a आएगा, फिर नम आएगा, फिर क्या था, फिर था कैरेक्टर तो अल्फा आएगा। ये सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, नहीं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर या कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है ये प्रॉब्लम कर जाएगा। फिर क्या था, फिर फ्लोटिंग पॉइंट था तो अब यहाँ पे रियल आएगा। अब हम लोगों को इसको प्रिंट कराना तो अब चलाते हैं प्रोग्राम। यस, सबसे पहले क्या इनपुट देना है, सबसे पहले इंटीजर वैल्यू देनी है तो हम लोगों ने इंटीजर दिया। फिर क्या इनपुट देना है, फिर कैरेक्टर वैल्यू इनपुट देनी है तो कैरेक्टर दिया, कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर होगा। फिर क्या इनपुट देना है, फ्लोटिंग पॉइंट 5.7 तो फ्लोटिंग पॉइंट दिया। फिर ये देखिए सबसे पहले 87 प्रिंट हुआ, फिर एस प्रिंट हुआ, फिर 5.700, ये फ्लोटिंग पॉइंट है। तो ऐसे हम लोग यूज़र से इनपुट और आउटपुट करा सकते हैं। अब अगर सिंगल लाइन में इनपुट लेना था तो सिंगल लाइन में इनपुट कैसे लेंगे, तो जैसे यहाँ पे हम लोग स्कैनएफ इतने सारे इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट लाइन में। पहले नम के लिए एक अलग स्कैनएफ, अल्फ़ा के लिए एक अलग स्कैनएफ और फ्लोट के लिए अलग स्कैनएफ, तो 3 लाइनें ख़राब हो रही हैं। तो इससे बढ़िया है कि एक ही लाइन में तीनों का इनपुट ले लिया जाए। तो एक लाइन में तीनों के इनपुट के लिए सबसे पहले क्या करें, ये स्कैनएफ हटा दें, ये वाला भी स्कैनएफ हटा दें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब अगर किसी वेरिएबल को यूज़र से इनपुट करना है तो सबसे पहले डिक्लेयर करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। अब हम लोगों को यूज़र से इनपुट कराना, तो यूज़र से इनपुट सबसे पहले क्या होगा, %, पहले इंटीजर है तो d लिखा, फिर %c, फिर कैरेक्टर इनपुट कराना। तो कैरेक्टर इनपुट के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बीच में स्पेस देंगे, क्योंकि नहीं तो अगर जो हम लोग एंटर देंगे कैरेक्टर में इनपुट कर लेगा। फिर %, फ्लोटिंग पॉइंट तो f। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंटीजर ले रहे हैं नम, तो यहाँ पे नम का %, फिर कैरेक्टर तो %, अल्फ़ा लिखा, फिर क्या कर रहे हैं रियल, तो यहाँ पे %, रियल लिखा। तो अब प्रोग्राम चलाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या इनपुट देना, इंटीजर, तो इंटीजर इनपुट दिया। फिर क्या कैरेक्टर, तो कैरेक्टर इनपुट दिया। फिर क्या देना, फ्लोटिंग पॉइंट, तो फिर हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट दिया। आउटपुट क्या आया, सबसे पहले 74 इंटीजर, फिर कैरेक्टर, फिर फ्लोटिंग पॉइंट। तो एक तरीके से और हम लोग इनपुट दे सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग चाहें तो एक तरीके से और इनपुट दे सकते हैं कि ये सारा जो इनपुट हम लोग 3 डिफरेंट लाइन में दे रहे हैं, इससे बढ़िया है जैसे स्पेस दे के देते हैं। जैसे 8 ये इंटीजर के लिए हुआ, फिर हम लोग ने स्पेस दिया, s ये कैरेक्टर के लिए हुआ, फिर स्पेस फ्लोटिंग पॉइंट। इस तरीके से भी हम लोग इनपुट दे सकते हैं। सो हम लोग ने देखा कि C में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। सो अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये डिफरेंट टाइप्स के जो हम लोगों ने इक्वल टू, मॉडुलस, ये सब पढ़ा है। ये देखते हैं कि इसका क्या यूज़ होता है और कैसे हम लोग सी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिबग।